हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीएस स्पिरिट के इस यूट्यूब चैनल पे। आप सबको जैसे कि पता होगा कि आज 22 दिसंबर को बिहार में बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क की परीक्षा हुई है। तो आज हम बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क के जो पहला शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके आंसर की को लेके हम अब आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि भरसक जो भी आंसर हम दें, उसमें जितना कम से कम त्रुटि हो, उस तरह का आंसर की आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। तो आप लोग भी अगर आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो फटाफट से आंसर मिला लीजिए, किसका क्या आंसर हो रहा है। तो पहले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं और पहला प्रश्न पूछा था कि ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो आप लोगों को पता होगा कि ध्वनि की जो प्रबलता होती है, वो आपके ध्वनि के तरंगों के आयाम पे यानी कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ध्वनि के तरंगों के आयाम पे यानी किस पे फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगले प्रश्न पे अगर हम चलते हैं बात करें, कहता है कि परम शून्य तापमान 0 केल्विन डिग्री सेल्सियस मात्रक में परम शून्य तापमान क्या है? आपको पता होगा 0 डिग्री जो केल्विन होता है वो -273.15 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछता है कि ब्राइन यानी लवण जल किसका जलीय विलयन है? ब्राइन जो कहते हैं ना, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है, जो साधारण नमक हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसी के जलीय विलयन को ब्राइन कहते हैं। और आप अगर ध्यान से अगर इस प्रश्न को देखें तो लवण आपको पता ही है कि जो NaCl वो सब सामान्य जो नमक है यही होता है लवण, और उसके जल के जो विलयन होता है उसी को ब्राइन कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो हमारा प्रश्न था कि रक्त एक प्रकार का क्या है? आपको पता है कि रक्त एक प्रकार का टिश्यू है, एक प्रकार का ऊतक है, लेकिन ये पूछ रहा था कि किस प्रकार का ऊतक है, उपकला, पेशी, तंत्रिका या संयोजी। तो आपको पता है कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, अंग्रेजी में इसको कनेक्टिव फ्लूइड टिश्यू कहते हैं, है ना? तरल संयोजी ऊतक कहते हैं रक्त को। तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट पूछा था कि लब डब की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो जो लब डब की जो ध्वनि है वो हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। हृदय की क्रिया की वजह से ये लब डब जो साउंड आता है, ये इसकी साउंड है। जो स्वस्थ हृदय होता है ना, उसके उसकी ध्वनि लब डब होती है। वहीं जो अस्वस्थ हृदय होता है, जिसमें हृदय में प्रॉब्लम हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उसमें मर मर की आवाज आती है। तो लब डब की साउंड जो है हृदय से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? काफी आसान प्रश्न है। आप लोगों को पता होगा स्वतंत्र भारत के जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो सी आंसर इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा पूछा था कि वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी ने द्वारा जो लंदन में कौन सी संघ की स्थापना की गई थी? तो आपको पता होगा कि 1866 में दादा भाई नौरोजी ने द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की थी। कहाँ पे? तो लंदन में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे पूछ रहा है कि जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो आप लोगों को पता है कि जेलेपला और नाथुला दोनों सिक्किम हिमालय में है। सिक्किम हिमालय इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक भारत का प्रवाल द्वीप है? तो लक्षद्वीप जो है भारत का प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप को जो है हम लोग कोरल रीफ के नाम से, कोरल रीफ वहां पे पाया जाता है, तो प्रवाल द्वीप है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। आपको पता है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार, और फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आता है, वो 6 तरह के आपके फंडामेंटल राइट्स आते हैं। लेकिन इसमें जो नागरिकता का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, तो यही मौलिक अधिकार नहीं है जो ऑप्शन सी में आप देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हम लोग हिंदी वाले को लेके चल रहे हैं। इंग्लिश में भी प्रश्न है और हिंदी में भी है, दोनों मीडियम में है। तो हम लोग हिंदी वाले का डिस्कशन कर रहे हैं कि आधारभूत संरचना का सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्राइन था, वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया था? तो आप लोग पता होगा कि ये आधारभूत संरचना का सिद्धांत जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो मामला 1973 में आया था, इसी में इस केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारत के संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बी आर अम्बेडकर आपको पता है कि इसके अध्यक्ष ही थे, के एम मुंशी साहब थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, आयंगर साहब थे, और भी बहुत लोग था। लेकिन एम के गांधी 7 सदस्य थे टोटल, लेकिन एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी इसके सदस्य नहीं थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। पूछता है कि कौन सा एक आसियान सदस्य नहीं है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशंस इसका नाम है। जो दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, उनमें से जो कंबोडिया है उसका सदस्य है, लाओस है, म्यांमार है, ताइवान जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। और यही आपके सवाल का पूछा था कि कौन सा सदस्य नहीं है आसियान का, तो ताइवान नहीं है। ठीक है, तो ये 14 प्रश्न जो थे जनरल जीके के थे, जनरल नॉलेज के थे। अब इसके बाद से प्रश्न शुरू होता है, आपके कंप्यूटर के प्रश्न शुरू होते हैं। और पहला प्रश्न है कि जीआईएस शब्द में जी शब्द किसके लिए प्रयोग है? तो जीआईएस जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल, उसका फुल फॉर्म ज्योग्राफिकल समथिंग कुछ होता है। आप लोग एक बार इसका फुल फॉर्म सर्च कर लेंगे। और इसका जो है ज्योग्राफिक, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं,
इसमें मुझे मुझे इसका पहला ऑप्शन तो मुझे पता है, पहला जी स्टैंड्स फॉर ज्योग्राफिक। IS का फुल फॉर्म मुझे थोड़ा भी ध्यान में नहीं आ रहा, आप लोग एक बार देख लेंगे इसका, लेकिन इसका सही आंसर ज्योग्राफिक ही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है यह बताने के लिए दिया जाने वाला निर्देश क्रमवार के समूह सेट को क्या कहते हैं। तो देखिए कंप्यूटर को हम क्या बेसिकली क्या करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। तो जो निर्देश दिया जाता है कि कंप्यूटर को करना क्या है, ये बताने के लिए हम उसमें प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर प्रोग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के रूप में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रयुक्त होते थे। तो प्रथम ट्यूब, आप लोगों को पता होगा कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे। वहीं द्वितीय पीढ़ी के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर यूज करते थे, लेकिन इसमें प्रथम पीढ़ी पूछा है तो इसका सही उत्तर वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ पूछता है कि निम्न में किसके द्वारा एक स्रोत प्रोग्राम सीधे एक्स फाइल में परिवर्तित होता है। तो एक कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर के द्वारा स्रोत प्रोग्राम सीधे एक्स फाइल में परिवर्तित होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, फाइल के अदला बदली हेतु इंटरनेट पर सामान्यतः किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो फाइल के अदला बदली हेतु जो हम इंटरनेट पे जो प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं उसको FTP कहते हैं। क्या कहते हैं, FTP। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल उसका फुल फॉर्म होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यही पूछा भी था कि फाइल के ट्रांसफर के लिए हम लोग इंटरनेट पे किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे आप लोग को इसका फुल फॉर्म भी मिलेगा, ये जो मिला था आपको। देखिए अभी जो है शॉर्टकट की से क्वेश्चन पूछ दिया कि एक दस्तावेज में हाइपर लिंक डालने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं हम हाइपर लिंक डालने के लिए, ठीक है, इस कमांड का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कंप्यूटर का कि मेमोरी का वह प्रकार जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है। मुझे देखिए, मुझे इसका जो सही आंसर लग रहा है वो रैम होगा। रैम जो तीव्र है और अस्थायी रूप से त्वरित वांछित आंकड़ों को संग्रहित करता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एक वेब पेज पर मुख्यतः डैश भाषा लिखा जाता है। तो वेब पेज पर हम लोग जो है ना HTML भाषा का प्रयोग करते हैं। वेब पेज पे आप लोग देखते भी होंगे, जब आप खोलते हैं तो उसमें HTML आता भी है लिखा हुआ, तो HTML भाषा का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि हर वेब पेज के साथ एक पता जुड़ा होता है, तो इस पते को क्या कहते हैं। तो जितने भी वेब पेज होते हैं उस पे एक पता जुड़ा होता है जिसको URL कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। यही इसका क्या होता है, पता होता है, जिससे आप उस पेज को आप उस लोकेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न था कि ईमेल भेजने के लिए जो लोकप्रिय प्रोटोकॉल है वो क्या है। तो SMTP जो है, SMTP ईमेल भेजने का लोकप्रिय प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है। तो जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट्स, कितने, 48 बिट्स का होता है। मैक एड्रेस जो है 48 बिट्स का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 26 का इंग्लिश मीडियम में, इधर हिंदी मीडियम का ये प्रश्न है। कहता है कि अस्थायी भंडारण क्षेत्र जो उपकरणों के बीच डेटा दर और डेटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए जो अस्थायी भंडारण क्षेत्र है, जो दो डेटा के बीच में जो डेटा रेट होता है और डेटा फ्लो होता है, इसके बीच का जो कंपनसेशन करता है उसको बफर कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मैंने आपको बोला भी था ये मिलेगा। FTP का फुल फॉर्म पूछ दिया। FTP का फुल फॉर्म वही होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया आपका। 28 पे चलते हैं कि सभी डिलीट की हुई फाइलें कहाँ जाती हैं। तो जितने भी फोन लोग चलाते हैं आजकल तो सबको पता होगा कि जो भी फाइल डिलीट करते हैं वो सीधा रिसाइकल बिन में जाता है। इसका सही उत्तर है रिसाइकल बिन। नेक्स्ट है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो डॉस है, यूनिक्स है, लिनक्स है, MS ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे MS ऑफिस के बदले यूनिक्स लगा के हैं, बट MS ऑफिस इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहती है। तो जो एक ओपन विंडो से दूसरे ओपन विंडो में स्विच करते हैं उसको हम कहते हैं टास्क स्विचिंग। उसको क्या कहते हैं, टास्क स्विचिंग कहते हैं। तो ये हमारा कुल 15-16 प्रश्न थे किसके, कंप्यूटर के। अब हम आते हैं किसमें, हिंदी में। हिंदी का जो हमारा पहला है कि इसमें कहते हैं कि शुद्ध शब्द का प्रयोग कीजिए। जितने भी वर्तनी है इनमें से शब्द जो भी है इसमें शुद्ध बताइए कि कौन सा है। तो विश्लेषण, अब ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी जो है विश्लेषण, ये एकदम सही है। विश्लेषण का ये सही उत्तर है। संश्लेषण इसका जो सही है ऑप्शन ए, 32 का जो ऑप्शन ए है संश्लेषण, ये शुद्ध रूप से लिखा हुआ है। अगर 33 नंबर में देखें साहित्यिक शुद्ध रूप क्या है, तो 33 का डी जो है आप देख रहे हैं साहित्यिक, हर्षिकार। फिर आ जाइए आप 34 नंबर प्रश्न की तरफ अगर आप आए, इसमें दे रहा बहिष्कार, इसका भी ऑप्शन डी, बहिष्कार जो है इसका सही शुद्ध रूप है। नेक्स्ट आते हैं 35 नंबर तिलांजलि। तिलांजलि में बहुत बच्चे ए और सी में कंफ्यूज थे, पर इसका सही उत्तर 35 का ए हो जाएगा। तिलांजलि, सॉरी 35 का सी हो जाएगा, मैं गलती बता रहा हूं। यहाँ पे एक बार फिर से तिलांजलि का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। बहुत बच्चे ए और सी में कंफ्यूज है कि ए लगाए हैं, बट 35 का सही उत्तर तिलांजलि सी। जो तिलांजलि में ल जो होगा वो हर्षिकार होगा उसमें, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि शब्द समूह के एक शब्द के लिए अनेक शब्द जो दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को चुनना है। तो प्रश्न है कि जिसके समान दूसरा ना हो उसको अप्रतिम कहते हैं।
जिसके समान दूसरा न हो उसे अप्रतिम कहते हैं। 37 नंबर में कह रहा है कि वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसको गोधूली कहते हैं। वह सायंकालीन बेला जो होता है जब पशु जो वन से चरकर जब घर लौटते हैं तो उसको गोधूली कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि जो शत्रु की हत्या करता है उसको शत्रुघ्न कहते हैं। जिसे आर पार देखा जा सके उसे सूक्ष्म क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जिसे आर पार देखा जा सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। और आयु में जो बड़ा है उसको ज्येष्ठ कहते हैं। ठीक है, जो 40 का आंसर सी ज्येष्ठ, 39 का सी पारदर्शी। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये मुहावरे हैं, इसका अर्थ समझना है। तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ होता है कि बहुत ही कठिन कार्य करना, तो कठिन कार्य करना इसका सही उत्तर होगा। हाथ का मैल का अर्थ हुआ कि काफी तुच्छ वस्तु जो होता है उसको हाथ का मैल, यानी 42 का ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये आपको एक गद्य दिया हुआ है, एक आपको गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना था और इसका सही उत्तर देना था। तो हमने जो पढ़ा और इसका सही उत्तर हमें जो लगा, पहला जो पूछ रहा था कि गद्यांश का सही शीर्षक हैगा, तो गद्यांश का जो सही शीर्षक मेरे हिसाब से लोभ और असंतोष होना चाहिए, जो गद्यांश का मुझे जो सही शीर्षक लग रहा है। और 44 नंबर में क्या पूछ रहा था कि अंतःकरण, मनुष्य का अंतःकरण सदैव अभावमय क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के पास, जो आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें इसका सही उत्तर होगा कि जितना है उतने से प्रसन्न होने का उसे कभी अवसर नहीं मिलता। हमेशा अधिक की लालसा मनुष्य को लगी रहती है, जिसकी वजह से मनुष्य का अंतःकरण हमेशा अभावमय रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सात्विक जीवन का अंग किसे कहा गया है? तो संतोष को सात्विक जीवन का अंग कहा गया है गद्यांश के अनुसार। गद्यांश के अनुसार जो पैराग्राफ दिया है हिंदी में, उसके अनुसार संतोष को सात्विक जीवन का अंश कहा गया है। नेक्स्ट है 46 नंबर। असंतोष किस प्रकार का दुख माना गया है? तो इसमें जो आप प्रश्न गद्यांश को पढ़ेंगे तो लास्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है कि अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख माना गया है। ठीक है, असंतोष किस प्रकार का दुख है कि अभाव कल्पना से, कि व्यक्ति के अंदर हमेशा उसको ऐसा महसूस होता है कि उसके पास अभाव ही है, और उस अभाव कल्पना से व्यक्ति के अंदर असंतोष की भावना जगती है, जिससे व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर। ये पूछ रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनना है। अनिल हवा को कहते हैं, तो पवन इसका सही उत्तर होगा। दर्प का मतलब होता है किसी, जो अहंकार होता है व्यक्ति में, उसको दर्प कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें विलोम शब्द को चुनना है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल होगा, सूक्ष्म मतलब छोटा, स्थूल मतलब बड़ा, और सृष्टि का प्रलय होगा, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये हमारा जो हिंदी का प्रश्न समाप्त हुआ। अब जो है 51 से जो है हमारा कब आ जाता है रीजनिंग, और ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी ए और ई के बीच बैठा है, डी अंत में नहीं है, बी ई के ठीक दाएं बैठा है, एफ दाएं से अंत में नहीं है। तो देखिए, जो आप जब इसको बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जब इसको बैठाएंगे तो इस हिसाब से बैठेगा। पहले एफ डी मतलब बाएं से दाएं की तरफ जाए तो एफ डी ए सी ई बी, जिसमें सी ए और सी के बीच में भी बैठा है, ई के जस्ट दाहिने पे बी बैठा है, और पहले से भी बोल दिया है कि डी अंत में नहीं है तो डी अंत में नहीं है, और एफ दाएं से अंत में नहीं है तो एफ दाएं से नहीं बाएं से अंत में है। इस हिसाब से जो पूछ रहा है कि डी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो डी के दाईं ओर आप गिनेंगे तो ए सी बी ई बी, टोटल 4 लोग बैठे हैं। इसका सही उत्तर 4 होगा। फिर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पेयर डी के एक तरफ बैठा है? तो अगर आप ध्यान से देखें तो डी के एक तरफ कौन सा पेयर बैठा है? एसी पेयर बैठा है। ईबी भी बैठा है लेकिन ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ एसी हो जाएगा। ठीक है, सी के अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सी के ठीक बाएं तरफ कौन बैठा है? तो सी के ठीक बाएं तरफ ए बैठा है। ठीक है, और अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि दाएं किनारे पर कौन बैठा है? तो ध्यान से देखिए, दाएं किनारे पर बी बैठा हुआ है। तो दाएं किनारे पर कौन बैठा है? दाएं किनारे पर बी बैठा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हिंदी में देखते हैं। बी ए की माँ है, सी बी की बहन है, ए जो का सी बी की बहन का एक बेटा डी है और एक बेटी ई है, एफ डी का मामा है। तो पूछ रहे ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए और डी मौसेरे भाई हैं। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो ई जो है एफ की क्या है? भांजी है। और एफ के कितने भांजे हैं? तो एफ का सिर्फ एक भांजा है, सिर्फ एक। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका एक आंसर आएगा। फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में वर्णों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही वर्ण हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं? तो आप नेसेसरी में देखेंगे तो सिर्फ एक आएगा, प्रियम्बल में आप देखेंगे तो 2 आएगा, प्रियम्बल में आप देखेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और ओरिएंटल में भी 2 आएगा। तो आपका 58 का ए, 59 का बी और 60 का बी। ठीक है, अब ये गणित के प्रश्न है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 2450। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 62 नंबर। 62 नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, 64:25:49। 63 नंबर पे चलते हैं। 63 नंबर का सही उत्तर 120 होगा सॉल्व करके। 64 नंबर पे चलते हैं। 64 का सही उत्तर 11 होगा। 65 नंबर पे चलते हैं।
तो 65 का सही उत्तर 12 घंटे हो जाएंगे। 66 नंबर पे चलते हैं। 66 नंबर पे एवरेज वेलोसिटी निकालना था, औसत गति निकालना था, इसका 48 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। 67 नंबर जो है, 67 नंबर का जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर 3:2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसके स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति आवर और 4 किलोमीटर प्रति आवर और 6 किलोमीटर प्रति आवर, तो 2:3 आ रहा है। तो आपको पता है कि जो स्पीड होता है उसके अपोजिट क्या होता है, टाइम का अनुपात होता है। तो 2:3 तो उल्टा 3:2। चलिए अगला प्रश्न, ये साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न था, इसका उत्तर 5% होगा। अगला प्रश्न, ये चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, इसका उत्तर 7651 रुपया होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 70 नंबर, ये आपका, ये इसको जोड़ेंगे तो लगभग 2.14 आएगा, ऑप्शन बी 70 का जो उत्तर होगा, ऑप्शन बी होगा। अब जो है ये पैसेज है, इंग्लिश शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 71 से। पैसेज का जो आंसर होगा, ऑप्शन 71 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा, पूछ रहा है कि व्हाई इज डिबेट अबाउट वेदर मेन आर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन अनक्लियर। इस जो प्रश्न था, ये जो पूरा ये जो पैराग्राफ था, इसी से रिलेटेड था कि क्यों मेन और वुमेन के बीच में ये हमेशा डिबेट का विषय रहा कि कौन स्ट्रॉन्गर है। तो ये हमेशा अनक्लियर है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो शब्द है, ऑप्शन बी, स्ट्रॉन्ग को जो शब्द है वो अलग अलग तरीके से इसका अर्थ निकाला जा सकता है। सिर्फ फिजिकल स्ट्रॉन्गनेस स्ट्रेंथ ये स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि किसी किसी चीज में जो है मेन स्ट्रॉन्ग होते हैं और किसी चीज में वुमेन स्ट्रॉन्ग होते हैं। कुछ कुछ मेन का स्ट्रेंथ होता है, कुछ वुमेन का स्ट्रेंथ होता है। तो इसका इस पूरे पैराग्राफ का यही मतलब था। तो 71 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 के हिसाब से पूछ रहा था, अकॉर्डिंग टू पैसेज मेन जनरली एक्सेल एट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मेन जो जनरली है, लिफ्टिंग हेवी ऑब्जेक्ट्स एंड फिजिकल लेबर। मेन जो है हेवी ऑब्जेक्ट्स और फिजिकल लेबर में स्ट्रांग होते हैं, वो कर सकते हैं। वुमेन इसमें थोड़ी सी वीक होती हैं। अदरवाइज लिविंग लॉन्गर, ज्यादा आपको पता है कि महिलाएं जो हैं पुरुष से ज्यादा जीती हैं, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। टास्क टास्क रिक्वायरिंग प्रिसीजन, तो इसमें भी जो है टास्क को कैसे प्रिसाइजली किया जाए, इसमें वुमेन आर मोर एफिशिएंट देन मेन। और रेसिस्टेंस टू डिजीज, बीमारियों से लड़ने में भी महिलाएं ज्यादा सक्षम है पुरुषों की अपेक्षा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट स्ट्रेंथ डू वुमेन टेंड टू हैव ओवर मेन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग किस स्ट्रेंथ में जो है वुमेन जो है मेन से ज्यादा है। तो इसमें हिसाब से ऑप्शन बी जो आप देख रहे हैं कि दे लिव लॉन्गर एंड हैव स्ट्रॉन्गर रेसिस्टेंस टू डिजीज, वो ज्यादा दिन तक जीती है और उनके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द पैसेज। पैसेज का मेन मैसेज क्या है। तो जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो इसका मेन मैसेज है कि वुमेन मेन एंड वुमेन आर स्ट्रॉन्ग इन डिफरेंट वेज and the argument about one being stronger than the others oversimplifies the topic। मेन और वुमेन दोनों अलग अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं, और ये जो आर्गुमेंट है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ओवर सिंप्लीफाई करता है इस टॉपिक को। ठीक है, अगला जो प्रश्न है हमारा, तो 74 हो गया। 75 नंबर, इसमें क्या करना है, साइनोनिम्स चुनना था। तो विट्रियोलिक का जो साइनोनिम्स होगा वो अब्यूजिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट 76 नंबर, कैंडिड का जो साइनोनिम्स होगा वो फ्रैंक होगा। प्रोफेन का जो साइनोनिम्स होगा वो डिस्क्रेट होगा, डिस्क्रेट। इंटरपोल का जो साइनोनिम्स होगा वो इंसर्ट होगा। ठीक है, नादिर का जो साइनोनिम्स होगा वो लोएस्ट पॉइंट होगा। चलिए, अब 80 नंबर से पूछ रहा है क्या निकालना है, आपको एंटोनिम्स निकालना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, फियास्को। तो जो फियास्को है इसका एंटोनिम्स होगा सक्सेस। ठीक है, एंटोनिम्स पूछे नहीं, उल्टा। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम्स होगा डिफिडेंट। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम्स डिफिडेंट। मैमथ मतलब बहुत बड़ा होता है, इसका एंटोनिम्स होगा, सॉरी, मैमथ मतलब बड़ा होता है तो इसका एंटोनिम्स स्मॉल, छोटा। इनग्रॉस्ड का जो एंटोनिम्स होगा वो इनअटेंटिव होगा, और एल्ट्रोस्टिक का जो एंटोनिम्स होगा वो सेल्फिश होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 85 नंबर। 85 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि अल्टरनेटिव आपको इडियम्स दिया हुआ है या प्रोवर्ब्स दिया हुआ है, इसका अर्थ आपको बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 85 है, इसका मतलब है टू लीव नो स्टोन। टू लीव नो स्टोन का मतलब हुआ टू वर्क इंथुजियास्टिकली, जो है बहुत इंथुजियाज्म के साथ जो काम किया जाता है उसको कहते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। थ्रू थिक एंड थिन, इसका मतलब होता है अंडर ऑल कंडीशंस, किसी भी कंडीशन में। ठीक है, इल एट ईज, तो मेरे हिसाब से इसका सही उत्तर होगा रेस्टलेस। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, तो उसको कहते हैं इनकॉरेजिबल। नेक्स्ट, वन फिल्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन एंथुसियाज्म इन अ कॉज, जिसके पास बहुत एक्सेसिव एंथुसियाज्म होता है और जो एक्सेसिव और बहुत सारे मिस्टेकन एंथुसियाज्म भरा होता है उसको कहते हैं फेनेटिक।
और जो लास्ट बट नॉट लीस्ट 90 नंबर जो आखिरी सवाल है हमारा, वो पूछ रहा है कि एन ऑफिस विथ नो वर्क बट हाई पे, ऐसा जगह जहाँ पे कोई काम नहीं है, ऐसा ऑफिस बट हाई पे, पैसे बहुत मिलते हो, ऐसे जगह पे सिनेक्योर कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे आज के 90 क्वेश्चंस थे जो बिहार सिविल कोड क्लर्क में के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न थे। इनके सारे आंसर की हमने आपको दिया। हमने भरसक प्रयास किया कि जो सही सटीक आंसर वो दें। अगर एक आध क्वेश्चन की त्रुटि हुई तो वो आप लोग सुधार लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।